नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 12 विषय हिंदी एम पाना नंबर 124 पर व्याकरण विराम चिह्न एना विषय आपणे अभ्यास करवानो छे। आम तो तमने खबर ज हशे विराम चिह्नो तमे अमुक ओळखता ज हशो, थोड़ाक पण ओळखता नहीं होय ए आपणे नवा विराम चिह्नो छे आपणे जोशुं। जिन चिह्नों का वाक्यों में रुकने ठहरने के लिए प्रयोग होता है उन्हें विराम चिह्न कहते हैं। विराम चिह्न कोने कहेवामां आवे छे तो कि जिस चिह्नों का वाक्यों में रुकने ठहरने के लिए प्रयोग होता है उन्हें विराम चिह्न कहते हैं। विराम चिह्न एक प्रकार का शब्दानुशासन ही है। विराम चिह्नों के द्वारा वाक्य अपने सुष्ठु और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत होते हैं। विराम शब्द का अर्थ है ठहरना, रुकना। उच्चारण की दृष्टि से वाक्य को अनेक उपखंडों में विभाजित किया जाता है। इन उपखंडों के विराम चिह्नों को ही विराम चिह्न कहते हैं। ये पाठकों के भाव बोध को सरल बनाने हैं। इनसे भाव एवं विचार की स्पष्टता बढ़ती है, वाक्य गठन सौंदर्य बढ़ता है तथा भावाभिव्यक्ति सुचारू होती है। ये एक प्रकार के विशेष ठहराव स्थल है। विराम चिह्नों की जरा से त्रुटि से ही वाक्यार्थ में अंतर पड़ जाता है। 19वीं शताब्दी से पहले हिंदी में विराम चिह्नों का प्रयोग नहीं होता। 18वीं शताब्दी के बाद तक तो शब्दों को भी पृथक पृथक रूप में से नहीं लिखा जाता था। इनसे शब्दों के खंड करने में दुहरता उत्पन्न हो जाती है। 18वीं शताब्दी के बाद तक इस प्रकार की लेखन शैली प्रयुक्त होती थी। यह प्रकार भगवान भास्कर को नमस्कार करके सब श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर की ओर सीधा दर्शन कर उसी प्रकार नीचे चले गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब खड़ी बोली ने ऐतिहासिक परिवर्तन युग में प्रवेश किया तो संसार की अन्य समृद्धि भाषाओं की तरह इसमें भी शब्दानुशासन की सीमाएं और मर्यादाएं निश्चित की गई। विराम चिह्नों के प्रयोग से भाषा अधिक संपृक्त तथा सुगम्य बन जाती है। वस्तुत लेखन मनुष्य की वैचारिक अभिव्यक्ति का प्रकाशन है। जैसा कि हम देखते हैं कि बोलते समय मनुष्य कहीं कहीं रुकता है, कहीं कुछ विचार करता है, कहीं किसी शब्द विशेष पर अधिक बल देता है तो किसी बात को कहकर चुप हो जाता है, पुनः दूसरे विषय पर बोलने
लगता है। लेखन में भी मनुष्य की इस मानसिक अवस्था के अनुसार विचारांक की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था को विराम चिह्न कहा जाता है। कभी कभी विराम चिह्नों के गलत प्रयोग से अर्थ ही बदल जाता है। जैसे पहला वाक्य गाओ नाचो मत, गाओ नाचो मत, गाओ नाचो मत। दूसरा वाक्य गाओ नाचो मत, गाओ नाचो मत। प्रथम वाक्य में गाना नाचना निषेध है। पहलू वाक्य है तेमा गावानुं अने नाचवानुं निषेध एटले के नथी, गाओ नाचो मत। किंतु दूसरे वाक्य में केवल एक विराम चिह्न है। कारक अर्थ व्यंजित होता है कि गाओ लेकिन नाचो मत, गाओ नाचो मत एटले तमे गाओ पण नाचो नहीं। पहलू वाक्य है एमां गाओ नाचो मत एटले गाओ अने नाचवानुं मनाय छे, निषेध वाक्य है। જ્યારે બીજું વાક્ય છે એમાં ગાઓ नाचो मत, तमे गाओ पण नाचवानुं नहीं। इसी प्रकार पहलू वाक्य है रोको मत जाने दो। दूसરું वाक्य है એટલે કે બીજું वाक्य है रोको मत जाने दो। हिंदी लेखन में प्रयुक्त होने वाले अनेक विराम चिह्न के कुछ संकेत द्रष्टव्य है। तो विद्यार्थी मित्रों पाना नंबर 124 पर आपणे तमे पण पाना नंबर 124 पर जोजो। पूर्णविराम एटले के ऊभो लीटो छे एने पूर्णविराम कहेवाय, લીટા જેવું। અલ્પવિરામ એટલે થોડુંક સાતરા જેવું છે। અર્ધવિરામ એટલે ઉપર ટપકું અને નીચે સાતરા જેવું છે એટલે અર્ધવિરામ કહેવામાં આવે છે। પ્રશ્નસૂચક એ તમે બધા ઓળખો છો। પછી વિસ્મયાદિ બોધક એ આપણે ઉદ્ગાર ચિહ્ન કહીએ છીએ, ગુજરાતીમાં એને વિસ્મયાબોધક કહેવામાં આવે છે। સંક્ષેપ ચિહ્ન એટલે કે પૂર્ણવિરામ ટપકું, આપણે એને સંક્ષેપ ચિહ્ન કહીએ છીએ। ઉદ્ધરણ ચિહ્ન એટલે કે આપણે અવતરણ ચિહ્ન કહીએ છીએ, એને ઉદ્ધરણ ચિહ્ન હિન્દીમાં કહેવામાં આવે છે। કોષ્ટક એટલે કાઉન્સ છે। યોજક ચિહ્ન એટલે નાની એવી લીટી, એને યોજક ચિહ્ન કહેવામાં આવે છે। નિર્દેશક એટલે થોડીક મોટી લીટી, આછી ઓલી ઘાટી લીટી છે એને નિર્દેશક ચિહ્ન કહેવામાં આવે છે। વિવરણ ચિહ્ન એટલે કે આપણે ગુરુ વિરામ કહીએ છીએ, ઊભા બે ટપકા, એને આપણે ગુરુ વિરામ કહીએ છીએ, હિન્દીમાં આપણે વિવરણ ચિહ્ન કહેવામાં આવે છે। અર્ધ વાક્ય સૂચક એટલે કે અલ્પવિરામ જેવું છે। અર્ધ વાક્ય છે એ થોડુંક અધૂરું હોય પછી ડોટ 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 ટપકું કરી દઈને અર્ધ વાક્ય સૂચક કહેવામાં આવે છે। શબ્દ બલ સૂચક એટલે તમને એસ જેવું અને ઉદ્ગાર ચિહ્ન જેવું કહેવાય દેખાય છે તેને શબ્દબલ સૂચક કહેવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિરામ ચિહ્નોની ઓળખ મેળવી, આવતા પીરિયડમાં તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું। આભાર।